हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम वाई। आज के लेक्चर में हम करेंगे टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चंस। और आज के लेक्चर में जितने भी हम आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं फिजिक्स के, ये सब आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं और रिपीट होके कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस की, है ना। ये जो आपका डे 3 है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं, तो जरा ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आज के लेक्चर में जो कुछ फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलों के बारे में आप याद रखना। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके ऑप्टिक्स से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगे। तो इस टाइप से आपको ये सारे फॉर्मूले भी याद रखने। जैसे हम पावर के फॉर्मूले की गाइस बात करें तो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट होता है। एक पावर का फॉर्मूला आपका करंट का स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस होता है। एक पावर का फॉर्मूला आपका वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव लेंस की, उनके द्वारा जो इमेजेस बनती हैं उनके भी हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कर दें क्लास को और लाइक कर दें सेशन को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है उन सभी क्लासेस की आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप इजिली आप तक क्लास इजिली पहुंच जाएगी, है ना। नहीं तो आप क्लास को ढूंढते रह जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, if an object of mass 10 kg is moving with a uniform speed of 10 meter per second, then the linear momentum and the kinetic energy of the object respectively are। मतलब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपसे यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कार हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 किलोग्राम है। तो आपसे दो चीजें पूछी हैं, मोमेंटम कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे, फिर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, देखो होता क्या है, इसके बारे में आपको दो पॉइंट याद रखना। जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास है m किलोग्राम और वो ऑब्जेक्ट v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है वो है v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट m किलोग्राम का है और वो v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की, जिसको हम रेखी संवेग कहते हैं या लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मास इंटू में वेलोसिटी होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सेकेंड जो इसके पास चीज होती है, सेकेंड जो इसके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को के से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये होती है 1/2mv²। तो आपसे ये सिंपल क्वेश्चन में ये दोनों चीजें पूछी हैं, मोमेंटम क्या आएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। तो यहां से मोमेंटम निकाल लेते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, मास कितना है 10 किलोग्राम है, इनटू में वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 आपका आंसर आ जाएगा और इसकी न्यूटन इंटू सेकेंड क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। या तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये हमने मोमेंटम निकाल लिया। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गाइस काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये हो जाएगी 1/2m इंटू v²। तो हो जाएगा 1/2, मास कितना है 10 है और v² वेलोसिटी है 10 और उसका स्क्वायर 100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100, क्या लिख देंगे गाइस 100। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 500 जूल। 500 जूल आपको मिल गई काइनेटिक एनर्जी। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पे याद रखनी, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। यहां पर मोमेंटम आ गया आपका 100 न्यूटन इंटू सेकेंड, या मोमेंटम की हम एक और यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर किलोग्राम इंटू में मीटर अपॉन में सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख दो या फिर आप न्यूटन इंटू सेकेंड लिख दो, दोनों ही मोमेंटम की यूनिट होती है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 500 जूल। अब एक रिलेशन और आप याद रखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स मास होता है। तो ये रिलेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो मोमेंटम होता है वो रूट ऑफ 2 टाइम्स m इंटू में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, 2 टाइम्स मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आपको समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल है, आज फिजिक्स में मोस्टली हम न्यूमेरिकल ज्यादातर लगवाते हैं आपके, क्योंकि न्यूमेरिकल आप करते हो तो उससे तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपको समझ आ जाती हैं। न्यूमेरिकल करने से आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो आप उससे रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, हिंदी में एक बार देख ले सभी स्टूडेंट, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है तो उस वस्तु के रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः कितने होंगे। तो सिंपल सा आंसर आपका आ गया ए ऑप्शन, 100 न्यूटन इंटू सेकेंड एंड 500 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An electrical circuit with combination of resistances and capacitance is given below। यहां पर तीन रेजिस्टेंस गिवन है ना, सर्किट में अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक बार देख लेंगे। यहां पर ये सर्किट गिवन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, जिसमें तीन रजिस्टर गिवन है 10-10 ओम के, और एक यहां पर 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर गिवन है। एक 5 माइक्रोफैरड का आपको यहां पर कैपेसिटर दिख रहा होगा ये, और तीन 10-10 ओम के 10-10 ओम के रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, और इस सर्किट में एक 10 वोल्ट की डीसी सप्लाई दिख रही है, यानी डीसी बैटरी दिख रही है ना, बैटरी दिख रही है 10 वोल्ट की, जो 10 वोल्ट की है ना। तो यहां से करंट आई फ्लो होगी, यहां से करंट आई फ्लो होगी, इस करंट की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, यानी इस 10 वोल्ट की बैटरी से इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात कर लेते हैं गाइस, और इंडक्टर की बात कर लेते हैं। एक कैपेसिटर और इंडक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो ये होता है गाइस कैपेसिटर का सिंबल, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कैपेसिटी को, जिसको हम धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ये तो हो गया ये कैपेसिटर एक डिवाइस जिसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। अब इस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वजह से, या कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस की वजह से एक करंट को अपोज करने का जो इंपीडेंस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सी से, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा होता है 2πf, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2πf इंटू सी। हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एक्सी है जितना ज्यादा होगा उतनी कम करंट फ्लो होगी, और जो एक्सी है जितना कम होगा कैपेसिटेंस का, उतना ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे एक्सी जो है ना वो 1/2πfc पता चल गया हमें, ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब जो एक्सी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा मैं, कि जो डीसी सर्किट होते हैं, डीसी जो करंट होती है, चाहे डीसी वोल्टेज हो चाहे डीसी करंट हो, यानी जो डीसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है गाइस। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो डीसी सप्लाई के लिए यहां पर जो वोल्टेज गिवन है ना, 10 वोल्ट गिवन है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, कैसे पहचानोगे एक डीसी गिवन है कि एसी गिवन है। डीसी जो होती है ना वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है 10 वोल्ट। जरा ध्यान से देखो, डीसी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। डीसी ये 10 वोल्ट जो दिख रही है ना, ये कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये डीसी है। जब कोई वैल्यू टाइम पे डिपेंड ना करे तो वो डीसी आपको शो हो रही होगी, ये डीसी है, क्या है, डायरेक्ट करंट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। अगर एसी होता तो एसी का सिंबल ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे ये एसी का सिंबल होता है, और या फिर एसी का सिंबल आपको ऐसे दिखाया जाएगा, या फिर ऐसे दिखाया जाएगा, ये एसी का सिंबल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी के लिए, तो यहां अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो जो एक्सी है वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी जो अपोजिशन है कैपेसिटेंस का वो हो जाएगा भाई इन्फिनिटी। तो अगर अपोजिशन इन्फिनिटी हो जाएगा तो जो करंट फ्लो होगी वो 0 फ्लो होगी कैपेसिटर में, क्योंकि ज्यादा अपोजिशन हो गया, बहुत ज्यादा रुकावट हो गई। एक्सी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट की रुकावट। अगर एक्सी इनफाइनाइट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जब कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये ओपन हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे ओपन सर्किट कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। और अगर यहां पर इंडक्टर लगा होता, इंडक्टर गाइज लगा होता, इंडक्टर लगा होता तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये जो इंडक्टर है ना ये शॉर्ट सर्किट हो जाता। याद रखना, इन दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने क्या बोला, दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। अगर इंडक्टर होगा किसी सर्किट में तो डीसी सप्लाई में जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा डीसी सप्लाई के लिए। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने इतना तो नोट कर लिया होगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा, यहां पर आपका क्या गिवन है, ये 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है, यहां से मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की विद्युत धारा फ्लो हो रही है। ये जो आई करंट की विद्युत धारा है ये यहां पर तो जीरो हो जाएगी, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती, तो यहां पे I1 बराबर जीरो हो जाएगी, यहां पे कोई करंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा कैपेसिटर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो उस कंडीशन में जो एक्सी होगा वो इन्फिनिटी होगा कैपेसिटर का, तो ये ओपन हो जाएगा, इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो जब यहां पर करंट फ्लो होगी तो इस पूरी ब्रांच का कोई काम नहीं रह जाएगा, तो जो करंट है वो टोटल की टोटल करंट इस वाली ब्रांच से होते हुए जाएगी, इस वाली ब्रांच से होते हुए टोटल करंट जाएगी और ऐसे टोटल करंट वापस आ जाएगी, ऐसे टोटल करंट बैटरी के अंदर वापस आ जाएगी। तो जब टोटल करंट वापस आ जाएगी तो इसका मतलब हम ये वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ये वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ये सर्किट सिंपल होकर ऐसे बन जाएगा, 10 ओम का रजिस्टर ये, 10 ओम का रजिस्टर ये, और यहां पर आपका ये आ गया 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, तो ये 10 ओम का हो गया, ये 10 ओम का हो गया रजिस्टर, और ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई। हमें टोटल करंट निकालनी है, अब ये सिंपल सर्किट बन गया। तो हमें टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 + 10 20, ठीक है, तो यहां से 10 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 20 टोटल आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो करंट आ जाएगी 0.5 एम्पियर। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नोट कर लेंगे सभी, 0.5 एम्पियर विल बी द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। क्लियर है ना? आपको बस इतना याद रखना है कि जो कैपेसिटर है अगर किसी सर्किट में और डीसी सप्लाई लगी हुई है तो उस कंडीशन में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो उस पूरी ब्रांच का काम ही नहीं बचेगा, टोटल करंट नीचे वाली ब्रांच से निकल जाएगी। तो इसका मतलब 10 और 10 ओम के जो दो रजिस्टर हैं ये काम में आएंगे, ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट 20 ओम हो जाएगा, और करंट निकालने के लिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम क्लिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बहुत अच्छे, ठीक, हिंदी में देख लो एक बार। प्रतिरोधक और धारिता के संयोजन वाला एक विद्युत परपथ नीचे दिया गया है, परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, 0.5 एम्पियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द पिच ऑफ ए साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच, है ना, यानी तारत्व इसको हम बोलते हैं हिंदी में। अगर किसी की पतली आवाज है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर किसी की मोटी आवाज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और इसकी क्वालिटी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब यहां पर आप देखें ध्यान से, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकंड में, एक टाइम पीरियड में, या एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप यहां पर जब देखेंगे, ये जो फर्स्ट आपको ग्राफ दिख रहा है, फर्स्ट ग्राफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर हम f1 मान लें, सेकेंड ग्राफ की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम f2 मान लें, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सेकेंड ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, f2 ग्रेटर देन f1, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ साइकिल्स देखो, उतने ही टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ साइकिल बहुत ज्यादा है। तो अगर उतने ही टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ साइकिल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो इसकी पिच ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो गाइज इसकी पिच ज्यादा होगी। तो सेकेंड वाली जो ग्राफ है, ये जिस साउंड का भी ग्राफ है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पिच ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे याद रखेंगे जो पिच है, तारत्व है, वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे आपसे पूछा गया, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस क्या कहलाती है, एमीटर, मोटर, वोल्ट मीटर या फिर जनरेटर। यहां पर आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें इस डिवाइस को, तो ये जो डिवाइस आपको दिख रही है ना, ये मिली एम्पियर, कुछ यहां से आप हिंट ले सकते हैं, ये मिली एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्का ये एमीटर है। क्या है, एमीटर है। और अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, अगर मिली वोल्ट लिखा होता तो ये वोल्ट मीटर हो जाता। ठीक है, तो मतलब जो एमीटर है इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में, सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पता चल जाती है कि कितने एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट या कितने मिली एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है किसी सर्किट के अंदर, किसी
ब्रांच में या किसी वायर में। क्लियर है ना? एमीटर आप लोग आंसर कर देंगे। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर करता है वोल्ट मीटर। मोटर का काम क्या है? ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L and diameter D has a resistance capital R. What would be the resistance of another wire of the same metal and the same length but with double the diameter? भाई ये है ओम के नियम का बेहतरीन क्वेश्चन। हम यहां पर इस क्वेश्चन को देखो कैसे करने वाले हैं। ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L, मान लीजिए हमारे पास, ध्यान से समझना, हमारे पास एक मेटल वायर है इस तरीके से, ये मेटल वायर है और इस मेटल वायर की रेजिस्टिविटी रो है। रेजिस्टिविटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे। जितनी ज्यादा किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी उतना कम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। अगर जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी, ज्यादा होगी, तो उस मटेरियल में, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगी। और अगर किसी मटेरियल में रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इनवर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर की लंबाई हमने L मान ली, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने A मान लिया, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी जो रेडियस है वो R मान ली। तो जो A होता है ना, ये क्योंकि सर्कुलर होता है, जब आप तार को देखोगे ना, जब आप किसी भी तार को देखो, एल्यूमिनियम का वायर देखो या तांबे तार देखो, कॉपर का, तो वो गोल गोल दिखाई पड़ता है, बहुत छोटा सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो उसका जो एक एरिया है वो अनुप्रस्थ काट का जब क्षेत्रफल देखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे, वो सर्कुलर दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जो एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे, यानी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और हमें पता है कि जो रेडियस है वो डायामीटर की हाफ होती है। डी को हमने डायामीटर मान लिया तो इसकी हाफ होती है। तो इसका मतलब जो एरिया है प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायामीटर स्क्वायर के, है ना। डायामीटर आर की जगह हम क्या रख दें? डायामीटर रख दे, डी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 4 से हमें मतलब नहीं, वो कांस्टेंट है। तो जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी स्क्वायर के डायामीटर के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला लिखें तो आर बराबर होता है रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली एरिया के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्योंकि मेटल सेम है, लेंथ सेम है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी और L की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। देखो ध्यान से, ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L, यहाँ पे कैपिटल L ले लो या स्मॉल l ले लो, कोई बात नहीं, एंड डायामीटर स्मॉल d हैज ए रेजिस्टेंस कैपिटल R, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल एंड द सेम लेंथ। यहाँ पे लेंथ सेम दे रखी है और मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, और यहां पर लेंथ सेम दे रखी है तो रो और एल तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगी इनवर्सली किसके? एरिया के। अब इसको हम एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एरिया, तो हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं कि डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि जो सेकेंड वाला सेम मेटल का सेम लेंथ का जो वायर है उसकी अगर डायामीटर को डबल कर दे, डायामीटर को क्या किया? डबल किया। डायामीटर को अगर डबल कर दिया तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? R/4 नहीं हो जाएगा? सिंपल है, डायामीटर को आपने डबल किया तो नीचे क्या हो जाएगा? डबल का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा क्या वो R/4 आ जाएगा? जो पहले रेजिस्टेंस था उसका डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं ऐसे समझ आ रहा तो हम यहां से फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा किसके? D2 स्क्वायर अपॉन में D1 स्क्वायर के। ठीक है भाई, अब आपसे R2 की वैल्यू पूछी है, R1 की वैल्यू R गिवन है तो R ऐसे ही रहने दो, और R2 की वैल्यू आपसे पूछी है तो R2 ऐसे रहने दो, R2 लिख दिया। D1 D2 स्क्वायर, D2 क्या हो गया यार? डबल हो गया, डबल हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2D1 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? D1 स्क्वायर। D1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब R2 की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो जो सेकेंड वाला R2 निकल के आएगा वो R/4 नहीं निकल आ जाएगा। देख लो, आप ऐसे कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है, छाया जैसे, आपको बस समझ आना चाहिए। अगर आपने अपना कॉमन सेंस लगा दिया तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायामीटर अगर डबल हो गया तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायामीटर का स्क्वायर है ना नीचे, 1 डायामीटर का स्क्वायर, तो 1 डायामीटर को जगह हम 2D लिखें तो 1/2D का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ आ गया सभी को? इसको हम बहुत अच्छे से थ्योरी में कवर करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमने अच्छे से आपको समझा दिया है कि इसको आप कैसे समझोगे। ठीक है, तो ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L and a diameter D has a resistance capital R. What would be the resistance of another wire of the same metal and the same length but with double the diameter? अगर दूसरा तार हमने लिया जिसका मेटल तो सेम है, लेंथ भी सेम है, लेकिन हमने उसकी डायमीटर डबल कर दी, तो फिर नया रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। क्लियर है ना? चलिए इसको हिंदी में भी देख लो एक बार। L लंबाई और D व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, उसी धातु और उसी लंबाई वाली अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका व्यास दोगुना कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा R/4। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द, साउंड की स्पीड कब इंक्रीज होती है? एक स्टेटमेंट गिवन है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, दूसरा स्टेटमेंट गिवन है मॉइस्चर के इंक्रीज होने पर, और आपको यहां पे सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। एक बार ट्राई करो, एक बार जल्दी से देखेंगे सभी स्टूडेंट। हमने आपको बताया था साउंड के बारे में, जो साउंड की स्पीड है गाइस, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो अपना हो गया टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो साउंड की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, और एक हो गया मॉइस्चर, नमी, मॉइस्चर, नमी, अगर आपने मॉइस्चर को इंक्रीज कर दिया तो भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मॉइस्चर मतलब नमी, यानी इसको बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, मॉइस्चर की जगह आपको हो सकता है कि कभी कभी ह्यूमिडिटी दे दे। क्या दे दे? ह्यूमिडिटी। तो एक ही बात है, आर्द्रता। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और मॉइस्चर इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। एक बार जल्दी से चेक करें। तो द स्पीड ऑफ द साउंड increases when there is an increase in the temperature and moisture। दोनों ही आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए हिंदी में देखो एक बार, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से कि ध्वनि की जो चाल है वो कब इंक्रीज होती है, कब बढ़ती है। अगर मीडियम, जिस मीडियम में ध्वनि चल रही है उस मीडियम में टेम्परेचर बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए, और उस मीडियम में मॉइस्चर बढ़ जाए, तो उस मीडियम में साउंड की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसलिए आपने देखा होगा बरसात के मौसम में क्या होता है, बरसात के मौसम में यानी जब गर्मियों का मौसम हो और ह्यूमिडिटी हो, गर्मियां हो और ह्यूमिडिटी भी हो, तो आप जरा सा भी बोलो बहुत दूर तक आवाज जाती है, क्योंकि आपकी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज +2 देन द इमेज इज, यानी अगर आपको मैग्निफिकेशन गिवन हो तो आप उस मैग्निफिकेशन को देखकर इमेज के बारे में बता सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा। बताइए क्या आंसर आएगा। एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे। अगर मैग्निफिकेशन लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ये होता है मैग्निफिकेशन आवर्धन। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं v/u। v क्या है? लेंस के सेंटर से या लेंस के पोल से जहां पर इमेज बन रही है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जहां पर इमेज बन रही है वहां तक की डिस्टेंस v कहलाती है, और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस u कहलाती है। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो अगर गाइस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर गाइस मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां पर +2 है, तो यहां से हमें दो चीजें पता चल रही हैं। क्या क्या दो चीजें पता चल रही है? पहली चीज तो ये पता चल रही है कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो h इमेज का जो साइज है वो ग्रेटर है किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। इस फॉर्मूले से देखिए, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहीं से ए ऑप्शन तो गलत हो गया,
क्योंकि स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज नहीं बनेगी। बी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि स्मॉल साइज की ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बनेगी। अब हमें सी और डी में आंसर बताना है, ठीक है भाई। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर। दूसरा पॉइंट यहां दे रखा है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। यू हमेशा नेगेटिव होता है। यू चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यू चाहे लेंस हो मिरर हो, ये हमेशा नेगेटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, चाहे मिरर हो या लेंस हो। ध्यान से समझना, या लेंस की हम बात कर रहे हो, कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, या फिर हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर के लेफ्ट में ही रखते हैं, और लेंस या मिरर के लेफ्ट वाली जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनको हम नेगेटिव मानते हैं। तो यू हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है। अब अगर यहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ध्यान से समझिए, अगर यहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लाने के लिए, क्योंकि m बराबर क्या है, v अपॉन यू, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब v नेगेटिव हो, b भी नेगेटिव हो, क्योंकि u ऑलरेडी नेगेटिव है, b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो मैग्निफिकेशन गाइस पॉजिटिव आएगा। और v नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि लेंस के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, लेंस के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, और जब लेंस के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है तो वो हो जाएगी इरेक्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज। कैसी होगी, इरेक्टेड एंड वर्चुअल होगी, और लार्जर तो हमें पहले ही पता चल गई, तो आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। जब हम लेंस के बारे में आपको बताते हैं इमेज फॉर्मेशन, हमने ऑलरेडी आपको ये वाला जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ऑलरेडी हमने करवा दिया है, 1 बजे वाली क्लास में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो वहां पर हमने सारी इमेज फॉर्मेशन बताई है कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 टाइप की इमेजेस बनती हैं, कॉनकेव लेंस में 2 टाइप की इमेजेस बनती हैं, मिरर की भी इमेज फॉर्मेशन हमने वहां पर देखी है। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में गिवन है, हिंदी में एक बार देख ले, यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। मतलब बड़े साइज की इमेज हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। अगर आप यहां पर देखो, मतलब एक तरीके से मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट छोटा है, देखो लेंस का यूज करके हमें ये बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज एक्चुअल में है उससे बड़े साइज का ऑब्जेक्ट हमें गाइस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो इमेज है इस तरीके से बड़े साइज की दिखाई पड़ेगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर या कमरे के तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है, बताइए। भाई ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ज्यादा मतलब बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सिल्वर की बात करें तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, चांदी। तो अगर कोई जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा वो उतना उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी एक होती है, एक रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। जो कंडक्टिविटी है वो बराबर होती है 1/, रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे, यानी किसी मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी डायरेक्ट डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक करंट पे। और किसी मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी कम है तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी, और अगर उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते क्या है कि सिल्वर जो है इसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इन तीनों में से, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी कि नहीं। ओके, अब कांच की बात करें, कांच क्या है, नाइक्रोम एक तार है, ये एलॉय है। कांच, ग्लास की बात करें वो तो आपका क्या हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, एक वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब कुचालक हो गया। तो कांच की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो यहां से अब आपने 2 पॉइंट समझ लिए, सिल्वर यानी चांदी उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम, कांच यानी ग्लास उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा।
तो इसका मतलब बीच में कौन है, नाइक्रोम। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। चेक कर लो यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप जल्दी से चेक कर लेंगे, आपको ये सब दिख रहा होगा, कमरे के तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही क्रम। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ग्लास की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम नाइक्रोम की, फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी, सिल्वर की। क्योंकि ये ग्रेटर का साइन ऐसे लगा हुआ है, आप इधर से देखेंगे, किधर से देखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तब आपको ये समझ आएगा। गलती से बिल्कुल गलती मत कर देना, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि कांच है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, at the time of short circuit the current in the circuit reduce substantially, does not change, increase heavily, keeps on fluctuating। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं हमारे घरों में। क्या हो जाते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये सर्किट है, अगर आपने ये सर्किट को तार से छुआ दिया, टच करा दिया, ये देखो पूरा फूक जाएगा, ये पूरा फूक जाएगा। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, करंट बिल्कुल हैविली फ्लो होने लग जाती, बहुत ज्यादा फ्लो हो जाती है एकदम से। जब भी आप शॉर्ट सर्किट कराओगे तो बहुत तेजी से करंट फ्लो हो जाती है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है, बहुत जल्दी से, जिसकी वजह से वो सर्किट पूरा स्वाहा हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा स्वाहा हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है हैविली फ्लो हो जाती है, बहुत ही अचानक, बहुत ही जल्दी से, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। हिंदी में एक बार देखो, लघु पथन, शॉर्ट सर्किट को हम क्या कहते हैं, लघु पथन। तो लघु पथन के समय परपथ में जो धारा होगी अत्यधिक बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर, बहुत अच्छे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बताइए क्या आंसर आ जाएगा। सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से आंसर करेंगे, तो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्या ये स्टेटमेंट सही है ए ऑप्शन में, कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। तो मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम लिख देंगे ट्रू स्टेटमेंट। जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तभी तो हम मोटर की हेल्प से किसी भी चीज को घुमा पाते हैं। अगर मोटर को पंखे में लगा दिया तो पंखा घूमेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये भी आपका एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट को देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विद पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड की। ये ऐसे सर्कुलर कॉइल्स है बहुत लेंथ में, बहुत लेंथ में। तो यहां पर पूछ रहे हैं क्या, कैरिंग विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इनमें जो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये पैरेलल होती है, बिल्कुल सही है। कैसी होती है, पैरेलल, समांतर, पैरेलल शो होती है, एकदम पैरेलल, ठीक है। तो जब द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines, ठीक है। लॉन्ग सर्कुलर कॉइल की अगर हम बात करें तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल क्या होगी, मुड़ी हुई, जो हमारे पास तांबा है या फिर जो हमारे पास कंडक्टर होता है, जो हमारे पास मेटल होता है, उसको हम क्या कर देंगे, वायर में जो वायर होगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स बना देंगे सर्कुलर शेप में। तो उसके सेंटर पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन में पैरेलल दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट स्टेटमेंट की। ए वायर, यहां पर गिवन है, ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये गलत बोल दिया।
जो लाइव वायर होता है ना, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो प्लग्स होते हैं, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है ब्लैक कलर का हल्का हल्का, है ना, या तो हम कहते हैं एक होता है ब्लू कलर या ब्लैक कलर का, एक होता है ब्लू और ब्लैक। ये शो करता है न्यूट्रल वायर को, न्यूट्रल वायर को। और एक होता है ब्राउन और रेड कलर का। ध्यान से समझना, हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, जरा देखो आंसर तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर आप देखेंगे एक होता है आपका रेड और ब्राउन, या तो रेड होगा या हल्का ब्राउन होगा, या ब्राउन होगा। ये लाइव वायर होता है, ये होता है लाइव वायर। इससे इलेक्ट्रिक करंट जाती है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, एप्लियंसेस हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट इसी तार के थ्रू जाती है। दूसरा जो वायर होता है, दूसरा जो तार होता है, वो होता है या तो ब्लू कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा, ब्लू और ब्लैक। इसमें क्या होगा, एप्लियंस से इलेक्ट्रिक करंट वापस आती है, एप्लियंसेस से इलेक्ट्रिक करंट वापस आती है। और रेड और ब्राउन जो वायर है, लाइव वायर है, इससे एप्लियंस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जाती है। ठीक, अब इसके बाद में ग्रीन कलर का होता है। ये जो ग्रीन कलर है ये अर्थ वायर होता है, ये सेफ्टी के लिए होता है, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी सेफ्टी के लिए होता है अर्थ वायर, ग्रीन कलर का अर्थ वायर। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट गलत बोल दिया भैया इन्होंने कहा कि जो लाइव वायर है वो होता है ग्रीन। नहीं नहीं, लाइव वायर ग्रीन नहीं होता है, या तो ब्राउन होगा या रेड होगा। तो यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी आंसर आ जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। चलिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में भी आप देखना चाहो तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है, ये बिल्कुल सही है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, बिल्कुल सही है। धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं में होगा, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन, हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युन्मय तार होता है, ये गलत बोल दिया। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। चलिए, मतलब ये आंसर होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स पूछा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A boy complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 30 seconds. What will be the displacement at the end of 3 minutes and 45 seconds? भाई देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये जो लड़का है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक की जो डायामीटर गिवन है, इस सर्कुलर ट्रैक की गाइस जो डायामीटर गिवन है, वो गिवन है कितनी, सीधी बनाते हैं। ठीक, ये जो डायामीटर गिवन है, यहां से यहां तक होगी इसकी डायामीटर, यहां से यहां तक होगी इसकी डायामीटर। बीच में क्या होगा, कोई सेंटर होगा, बीच में होगा सेंटर। ठीक है, यहां पे सेंटर होगा। तो इसकी जो डायामीटर वो है कितनी, 200 मीटर। ये सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डायामीटर है 200 मीटर। और यहां से मान लो एक लड़का चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ए बॉय कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड। ये एक चक्कर पूरा कर लेता है 30 सेकेंड में। तो यहां पर एक चक्कर यानी एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगेगा, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकेंड। और हमें पता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा, ये ए पॉइंट से चला था लड़का, ये ए पॉइंट से चलकर वी पॉइंट पर उसी ए पॉइंट पर वापस आ जाएगा। ए पॉइंट से चला था और ए पॉइंट पर वापस आ गया, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइस, जीरो होगा। उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो जाएगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा। जब आप जिस पॉइंट से चलते हो और उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। तो एक कंप्लीट चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसे दूसरा चक्कर कंप्लीट होता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसे तीसरा चक्कर कंप्लीट होता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब जितने कंप्लीट चक्कर होंगे, जितने कंप्लीट साइकिल्स होंगी, क्या उन सभी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जब भी कंप्लीट साइकिल हो गई होगी उस कंडीशन में वो जो लड़का है वो ए ही पॉइंट पर होगा। आगे बात समझ। अब इन्होंने कितने सेकंड कितने मिनट बाद बोला है, इन्होंने टाइम बोला है कितना, 3 मिनट 45 सेकेंड। तो 3 मिनट और 45 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो टोटल सेकेंड निकालो पहले। 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकेंड, 180 सेकेंड।
प्लस 45 सेकेंड, तो यहां से आपको मिल गया 225 सेकेंड। इसका मतलब है इन्होंने पूछा है कि जब वो लड़का 225 सेकेंड इस सर्कुलर ट्रैक पर चलते चलते 225 सेकेंड कंप्लीट कर चुका होगा, तो वो कहां पर होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम 225 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल पहले निकालें कितनी आएगी। ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ साइकिल निकालोगे, नंबर ऑफ साइकिल जब निकालोगे तो टोटल ये टाइम 225 डिवाइडेड बाई एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो ये निकल के आएगा 7.5 साइकिल। यानी 7 साइकिल तो कंप्लीट इन्होंने चली, इस लड़के ने, इस बॉय ने 7 साइकिल कंप्लीट करी हैं, तो 7 साइकिल कंप्लीट करने में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब जो हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल में ये लड़का कहां पे होगा बताओ। हाफ साइकिल में ये लड़का यहां से चला होगा, तो ये चलते चलते यहां पर आ गया होगा, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, और वो कितनी है, डायामीटर के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। मतलब जो लड़का 3 मिनट 45 सेकेंड के बाद डायामीटर के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पॉइंट पर होगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 मीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा, क्योंकि 7 कंप्लीट साइकिल में तो वो एक ही पॉइंट पर होगा, 7 कंप्लीट साइकिल में तो एक पॉइंट पर होगा, फिर बची हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में फिर से वो चला होगा और वो अपोजिट पॉइंट पर आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो 7.5 नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करेगा, जिसमें हाफ साइकिल की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर आ जाएगा। ठीक, चले हिंदी में एक बार देख ले। एक लड़का 200 मीटर व्यास के किसी वृत्तीय पथ का एक चक्कर 30 सेकंड में तय करता है। 3 मिनट और 45 सेकंड पूरे होने पर विस्थापन कितना होगा, तो 200 मीटर ही विस्थापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is double and the distance between them is also double? आइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे हमें पता है कि इसका अगर मास m1 kg, इसको हम हटा देते हैं अपने आप को, यहां पर देखो m1 kg और ये m2 kg है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फोर्स लगता है दो द्रव्यमान के बीच में, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और अपोजिट डिस्टेंस के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, व्हाट हैपेंस, तो ये तो हो गया पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन व्हाट हैपेंस, तो हमने फोर्स मान लिया F डैश बराबर कैपिटल G, तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। अब इन्होंने क्या बोला, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो वन ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, तो हम यहाँ पर 2m1 लिख देंगे m1 की जगह, इनटू if the mass of one object is double and the distance between them also double, तो सेकंड जो मास है ना वो सेम रखा होगा, तो m2 ही रहने देंगे, और डिस्टेंस को डबल कर दिया तो हम 2 टाइम्स r का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स r का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल G इनटू में 2 टाइम्स m1 m2 और नीचे हो जाएगा ये 4 टाइम्स r स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो जो f डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 बाहर निकाल लो, कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और ये क्या है, पहले जो फोर्स लग रहा था, इसका मतलब जो नया फोर्स लग रहा है वो F/2 लगेगा, जो पहले फोर्स लग रहा था उसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा नया फोर्स। बहुत ही सिंपल बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, द फोर्स कहां गया, द फोर्स वुड रिमेन सेम, नहीं, द फोर्स वुड बी डबल, द फोर्स वुड बी हाफ। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, नया फोर्स हाफ हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को, नया फोर्स गाइस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हिंदी में देख लो एक बार, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगनी कर दी जाए। तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो बल होगा वो आधा हो जाएगा, बल आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई सिंपल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होती है, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको अगर हम इंस्टेंटेनियस या उस फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर dq/dt।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है विद्युत धारा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, an object weight 9 Newton on the surface of the earth, what would be the its weight when measured on the surface of a planet where the acceleration due to gravity is 9 times that on the surface of the earth। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे हम, यहां पर हम इसको ऐसे समझाते हैं। देखो हमने कहा हमारे पास अगर कोई m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट कितना होता है, वेट होता है W बराबर mg, यही होता है। यानी जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। तो जहां पे m किलोग्राम द्रव्यमान का जहां जहां पे g की वैल्यू चेंज होगी वहां वहां पे वेट चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से g कम ज्यादा होगा उसी तरीके से वेट भी कम ज्यादा होगा। तो अब इन्होंने कहा है कि अर्थ पर, ये है अर्थ, अर्थ पर किसी m किलोग्राम द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 9 न्यूटन है। अर्थ पर वेट दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट का 9 न्यूटन। अब उन्होंने कहा है कि एक दूसरा प्लेनेट है, उस दूसरे प्लेनेट पर जो जी की वैल्यू है, दूसरे प्लेनेट पर जो जी की वैल्यू है वो अर्थ पर जो जी की वैल्यू थी उसकी डिवाइड बाई 9 है, डिवाइड बाई 9 है या 9 टाइम्स है, वुड बी इट्स वेट मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स गिवन है, डिवाइड बाई 9 नहीं 9 टाइम्स गिवन है। मतलब जो दूसरा प्लेनेट है इस प्लेनेट पर जी की वैल्यू 9 टाइम्स अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसकी है। तो इसका मतलब जी की वैल्यू 9 टाइम्स हो रही है, तो इस अर्थ पर वेट भी कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। तो W डैश क्या हो जाएगा 9 टाइम्स W हो जाएगा, और W दे रखा है 9, तो 9 इंटू 9 अगर आपको आंसर निकालना होता तो 81 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाता। कितना आ जाता है 81 न्यूटन, लेकिन 81 न्यूटन आंसर नहीं दे रखा है, आपको डायरेक्ट बोल रखा है द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स। भाई सिंपली आपको हमने बताया कि जो वेट है, जो भार है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। तो जहां पर जिस प्लेनेट पर जिस जगह पर जी की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे ये वेट चेंज होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो जी की वैल्यू नए प्लेनेट पर 9 गुना हो गई, तो इसका मतलब उस नए प्लेनेट पर उस ऑब्जेक्ट का जो भार है, जो वेट है, वो भी 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा, इसको हम क्लिक कर देंगे सी ऑप्शन। क्लियर, अब देख लो एक बार हिंदी में, हिंदी में देख ले सभी स्टूडेंट। किसी वस्तु का भूपृष्ठ पर भार 9 न्यूटन है, तो इस वस्तु का भार क्या होगा जब इसे किसी ऐसे ग्रह के पृष्ठ पर मापा जाए जहां गुरुत्व जनित या गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 9 गुना हो जाए। बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी दे दी इन्होंने इस क्वेश्चन में, तो भार क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छे, मजा आया आज के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन गिवन है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण होती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तारे में टिमटिमाहट किसकी वजह से होती है, तारे में टिमटिमाहट, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, तारे के प्रकाश, तारे के प्रकाश के वायु प्रकाश का वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है, यानी एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की क्या है बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उस एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से जो मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं उसी की वजह से हमें लगता है कि जो स्टार है वो चमक रहा है, वो बुझ रहा है, कभी कम हो रहा है, ग्लो कर रहा है, कभी कम ग्लो कर रहा है, कभी ज्यादा ग्लो कर रहा है, इस टाइप से हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A convex lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should an object be placed in front of the lens to get a real image of the same size of the object? भाई ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी में एक बार देख लो। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो भाई पहले उत्तल लेंस बनाओ। ये हमने बना लिया उत्तल लेंस, ठीक है। और जब हम उत्तल लेंस बनाएंगे तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। ये उत्तल लेंस का हमने बना दिया ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है। ये इसका हमने मान लिया प्रिंसिपल फोकस F1। ये इसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको हम 2F1 से रिप्रेजेंट करते हैं।
इस साइड में होता है F2 गाइस, और यहां पर होता है 2F2। दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकल लेंथ होती है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब इन्होंने कहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ये जो फोकल लेंथ गिवन है ये 15 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी? 15 सेंटीमीटर। ओके। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो सेम साइज की इमेज कब मिलती है? सेम साइज की इमेज जब मिलती है जब हम 2f1 पर ऑब्जेक्ट रख दें। 2f1 पर आपने ए बी इस टाइप से ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी 2f2 पर, सेम साइज की बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है भाई, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? 2 टाइम्स 30 डिग्री, यानी कहां पर रख दिया? 30 सेंटीमीटर पर, क्योंकि ये जो 2f1 है ना वो f1 का 2 टाइम्स होता है। हमने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ऑप्टिकल सेंटर से ये 2f1 तक की डिस्टेंस, यानी जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको सेम टाइप की इमेज चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ठीक है, ध्यान से समझो, कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें जिससे कि आपको सेम साइज की इमेज मिले, तो वो तभी मिलेगी जब आप 2f1 पर यानी C1 पर ऑब्जेक्ट रखोगे, तो आपको C2 पर जो इमेज बनेगी इन रियल एंड इन्वर्टेड वो सेम साइज की मिलेगी। क्लियर है ना? मतलब आपको 30 सेंटीमीटर पर रखना था, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस इसमें कॉमन सेंस है, इसमें दिमाग है, इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, और इसको हमने कराया है, आपको कराया, एक बार हिंदी में एक बार और अच्छे से देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real and enlarged image of the object? इसी के नेक्स्ट पार्ट है ये, जो पहले 16 नंबर का क्वेश्चन था ना, इसका ही नेक्स्ट जो केस है वो हो जाएगा आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम आपको प्रॉपर समझा देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को गाइस कहां पर रखें जिससे कि जो इमेज मिले वो कैसी मिले? रियल मिले। रियल मिलेगी तो इन्वर्टेड मिलेगी, हमेशा याद रखना, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़े साइज की हो, जिसे हम इनलार्ज्ड बोलेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो हम ऐसे समझा देते हैं। यहां पर हम बड़ा सा यहां पर फिगर बनाते हैं, तो ये क्या है? ये है मान लो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ये हमने बना दिया उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये इसकी क्या है? ये इसकी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस है, और अगर हम यहां पर बात करें ये इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब ध्यान से देखो, यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर O होगा, यहां पे F1 होगा, यहां पर 2F1 होगा, यहां पे F2 होगा, और यहां पे 2F2 होगा। 2F2 को हम C2 लिख सकते हैं, 2F2 लिख दो या C2 लिख दो, 2F1 को हम C1 लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहां पुट कर दिया ना, यहां पर गाइस अगर हमने ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया, ये यहां पर किसके बीच में? F1 और 2F1 के बीच में, प्रिंसिपल फोकस और डबल प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो मेरे दोस्त यहां कहीं बनेगी। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, यहां पे ऐसे आ रही होती है इमेज, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरीके से आ रही होती है ऐसे, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है इस तरीके से। एक इमेज ऐसे दिखा दो जो सीधे ऐसे जा रही हो ऑप्टिकल सेंटर से, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हो, तो यहां कहीं इमेज बन जाती है, यहां कहीं, ठीक है, यहां कहीं इसकी इमेज बन जाएगी, ये 2F2 के बियॉन्ड बन जाएगी, यहां कहीं 2F2 के बियॉन्ड, ठीक है। इसको जब आप चेक करोगे, एक काम करते हैं, ये सीधी नहीं बन रही है, इसको हम ये वाली ले लेते हैं इस तरीके, ये ऐसे आई, इसकी इमेज F से होकर जाएगा, ये इधर ऐसे निकल गई रिफ्रैक्शन के बाद, ये वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये सीधी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल गई रिफ्रैक्शन के बाद, तो जो इमेज बन रही है वो यहां आपको दिख रही होगी, ये इमेज बन रही है जो इन्वर्टेड है, रियल है और लार्ज ऑब्जेक्ट साइज की है,
लार्ज साइज की है। तो मतलब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें जिससे कि इमेज रियल मिले और इनलार्ज मिले। तो रियल मिलेगी देखो, और इन्वर्टेड भी मिल रही है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड मिलती है, और ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़े साइज की मिल रही है। मतलब ये इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा आपको मिलेगा, मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो एक से ज्यादा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, हम इन दोनों के बीच में रखेंगे तो हमें ये इस टाइप की इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? ये सब हमने इमेज फॉर्मेशन आपको बताई है अच्छी तरीके से। किसी वस्तु का वास्तविक और वर्धित, यानी वर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए, मुख्य फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में अगर हम रख देंगे तो हमें इस सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जैसी इन्होंने पूछी है वैसी इमेज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ, ये भी हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमने आपको ऑलरेडी सोलेनॉइड के बारे में बता दिया है कि जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, सॉरी यहां पर आप देखेंगे ये जो आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर दिख रही हैं ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड कुछ ऐसे बना होगा, इस तरीके से सोलेनॉइड बना होता है। ये है गाइस सोलेनॉइड। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक करंट निकलती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इससे निकलती है तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से अंदर पैरेलल होती हैं, ऐसे अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन और पैरेलल होती हैं, याद रखेंगे इस तरीके से। बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, हर तरीके से बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलेनॉइड का क्वेश्चन आपके एनडीए और सीडीएस के लिए फेवरेट है। सोलेनॉइड जो है ना ये टॉपिक एनडीए और सीडीएस के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो दो बातें होती हैं, एक तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और जो लाइट रे है उसकी स्पीड कम हो जाती है। याद रखना, जैसे कोई लाइट रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। या फिर कोई लाइट रे पानी से कांच में एंटर कर रही है तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो पानी रेयर मीडियम है, कांच डेंसर मीडियम हो गया उन दोनों में। तो पानी से जब कांच की तरफ जाएगी तो भी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और लाइट की जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये सब मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाया है आपको। ठीक है, तो यहां पर एक बार देख लें, यहां पर सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये एयर है, ये क्या है, एयर है, और ये कांच ले लो या फिर आप वाटर ले लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता है, कांच या वाटर का ज्यादा होगा यहाँ पर एयर की तुलना में। तो जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है और वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जरा ध्यान से देखो। स्लोज डाउन एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये गलत है। ये ए ऑप्शन तो भैया बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी, स्लो हो जाएगी अच्छी बात है लेकिन नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी। स्लो डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बिल्कुल ट्रू है। स्लो हो जाएगी, स्पीड जो लाइट की है वो स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो नॉर्मल की तरफ जो रे है वो झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, बाकी के और देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, स्पीड अप एंड बेंड, अप तो होगी नहीं स्पीड, और डी ऑप्शन में भी स्पीड अप दे रखा है, तो मतलब बाकी के ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, चेक कर लो, बी ऑप्शन। बस आपको बस इतना याद रखना है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर और डेंसर कैसे पहचानते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा।
तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। बस ये लॉजिक है, ये याद रखेंगे। और इसका अपोजिट क्या याद रखेंगे कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो जो लाइट रे है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, वो अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना। और आज का देखो लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल एंड एमीटर एंड ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज रिड्यूस टू हाफ देन द एमीटर रीडिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लो। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई वायर हमें गिवन है और इस वायर की लेंथ L गिवन है, एरिया A गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया ये होता है। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, है ना। तो अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसी तार की लंबाई कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर सेल है, वो तो होगा ही होगा, एमीटर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए है, मेजर करने के लिए है, और एक नाइक्रोम का तार है, नाइक्रोम के तार की लंबाई है L, ठीक है। लेकिन अब इस नाइक्रोम के तार की जो लंबाई है इसको आधा कर दिया, तो सिंपल सी बात है अगर लंबाई को आधा कर दिया तो क्या मेरे भाई रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। और अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आधा हो गया तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक करंट। तो सर्किट के अंदर जो नाइक्रोम का तार था उसकी लंबाई आधी कर दी तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, रेजिस्टेंस हाफ होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डबल फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, डबल फ्लो होगी। गेट्स डबल, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसको किसको अच्छे समझ आ गया। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर में, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसका सोल्यूशन लिख लो, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन गाइस। वापस आ जाते हैं। आई होप आपको आज के टॉप 20 क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कर लेना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और आपका ये टाइम टेबल गिवन है, इस टाइम टेबल को आप अच्छे से नोट कर लें, देख लें जल्दी से। और आप अगर अभी तक एम्बाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें एम्बाइव एप्लीकेशन को। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो भाई एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लो आके, 3D विजुअलाइजेशन, 3D एनिमेशंस का सहारा लो आके आपको एम्बाइव एप्लीकेशन पर 3D विजुअलाइजेशन के साथ बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप टेस्ट दे सकते हो, जिससे आप थ्योरी को पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। और टेस्ट जब आप दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस वहां पे प्रॉपर चेक हो जाती है, जिससे आप और बेटर वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप सभी क्लासेस की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो एम्बाइव अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो यहीं तक है आज की क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी टाइप की डाउट रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइविंग एंड वी बिलीव इन यू।